दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए प्याज की फसल में आवश्यक कार्य। अधिक फलन हेतु नींबू के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। जैविक गुड़ और शक्कर तैयार कर लाखों की आय ले रहे किसान की सफल कहानी। हमारे प्रदेश के जो किसान रबी प्याज की खेती कर रहे हैं वो बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन और कीट व रोगों का नियंत्रण इत्यादि। तो प्याज की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं ग्राम चंडी, जिला रायपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश खोड़ियार से। अपन यहाँ पे प्याज के खेत पे हैं और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो प्याज मैंने लगाई है और ये प्याज हमारी जो है जुताई अच्छे से करना है। उसके बाद में हम रेजर से इसमें जो क्यारी खींचेंगे वो क्यारी से क्यारी की जो दूरी है वो 4 फीट की रहेगी। इसमें चूंकि ऐसा है कि मेड़ ऊंची करना है और नीचे नाली में ही अपने को पानी देना है और मेड़ के ऊपर में क्रॉप लेनी है अपने को और ड्रिप के माध्यम से लेनी है। इसलिए इसमें क्या होता है कि सिंगल ड्रिप लाइन रखने से क्या है, मेड़ यदि ऊंची रहेगी तो दोनों साइड में ढाल होने के कारण पानी अच्छे से पूरे चारों तरफ कवरेज हो जाता है। इसमें हम कम जगह पे मेड़ ऊंची करने के कारण इसमें जो पौधे की संख्या है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ले सकते हैं। इसीलिए इसमें 4 फीट की मतलब क्या जो क्यारी से क्यारी की दूरी रखी गई है और मेड़ बना करके इसमें हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। किसान भाइयों, प्याज की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे प्याज के कंदों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप अपनी फसल में निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें तथा मजदूरों की कमी होने पर खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करें। ये लगभग हमारे 2 से ढाई महीने की फसल है। रोपाई के पहले जो हम इसमें एक दवाई चलाते हैं घास मारने की, वो टॉप स्टार नाम की दवाई है। उसको चला ले, उससे क्या होगा कि जमीन गीली रहना चाहिए, तभी वो दवाई काम करती है और हमारे पौधे जो हम टीपी करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती उससे। हाँ, खरपतवार के लिए हम वही करते हैं। प्याज की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इन प्रबंधनों में लापरवाही बरतते हुए कभी भी फसल की सिंचाई कर देते हैं तथा असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण पौधों की अनावश्यक बढ़वार तो होती ही है, साथ ही साथ फसल में कीट व रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। अभी तो शुरुआत में 2 किलो के रेशो में 19-19 चलाते हैं, उसके बाद में 4 किलो के रेशो पे 19-19 चलाते हैं। इस प्रकार से हम इसमें खाद चला सकते हैं। बस इसमें हाईएस्ट जो खाद की मात्रा है वो 6 किलो तक अपन जा सकते हैं, उसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। खाद इसमें लगभग जैसे आखिरी जो हम पानी देते हैं उसके पहले वाले पानी तक देना है इसमें। और इसमें चूंकि मेड़ के ऊपर में लगा हुआ है तो इसको 5 से 6 दिन भी अपन ठंडी में पानी रोक सकते हैं। इसको 5 से 6 दिन के अंदर में एक बार पानी देना है और कम से कम 3 दिन का खाद एक बार में डालना है इसमें चूंकि जल निकास अच्छा रहना चाहिए,
क्योंकि हमने मेड़ के ऊपर में लगा के रखा है और पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, एक समान ढाल होना चाहिए क्यारी के अंदर में। उससे क्या होगा कि जो बीच में जो आदमी चल करके मेड़ के पैर के निशान मेड़ में नालियों में रह जाते हैं, वो नालियों के निशान में जो पानी रुक जाता है उससे भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। इसलिए उस नाली को भी कोड़ करके एक बार हल्का सा रापा उसमें चला देना चाहिए। प्याज की फसल को कुछ रस चूसक कीटों के द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने कीटों की शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो ये कीट प्याज की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे तथा आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन की प्राप्ति होने से आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसके अंदर में विशेष तौर पे जो मेजर प्रॉब्लम है वो थ्रिप्स का रहता है और थ्रिप्स इसकी पत्तियों के अंदर भी घुस जाती है। जब इसमें यदि हेवी अटैक हो जाए उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। इसलिए थ्रिप्स का अटैक ना हो या ना आ सके, इसके लिए हमें विशेष तौर पे 4 दिन 5 दिन के अंदर में एक बार दवाई इसमें जरूर लेना चाहिए। कीटों की प्रारंभिक अवस्था में जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो इन कीटों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इन बागों से अधिक उत्पादन लेने हेतु कुछ प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है। तो आप इस समय नींबू के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें और इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर LL भारद्वाज। किसान भाइयों, आज बात करते हैं हम नींबू की उद्यानों में इस समय क्या क्या क्रियाएं की जाए। नींबू का जो फरवरी महीने में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, इसलिए उसके लगभग 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले हमें बहुत सारी कृषण क्रियाएं करनी होती है नींबू में। तो अभी पहला काम नींबू में ये है कि रूट की जो प्रूनिंग करनी पड़ती है, ये 3 साल में एक बार होता है। और प्रूनिंग करने के लिए आप ये देखेंगे कि जो तने के बिल्कुल पास में, तने के लगभग 1 फीट दूरी तक आप सीधा एक गड्ढा बना दीजिए और यहाँ पे जो है रेशे के समान कुछ जड़ें होगी, बारीक बड़ी जड़ों को आप नहीं काटें और इतनी दूरी के अंदर इसके पास से लेके यहाँ तक जितना भी रेशा है उस रेशे को निकाल दीजिए और बड़ी जड़ों को आप सुरक्षित रहने दीजिए। इस प्रकार से ये क्रिया करके 15 दिन तक या 10 दिन तक आप इसको खुला छोड़ दें। उसके बाद में पुनः यहाँ पास में मिट्टी कर दीजिए। किसान भाइयों, नींबू के बाग से अच्छा उत्पादन लेने हेतु इसमें निराई गुड़ाई करना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे बाग में किसी प्रकार के खरपतवार नहीं हो। इसके साथ साथ में ही दूसरी जो भी शाखाएं सूखी हुई है इसको आप प्रून कर दीजिए, उनमें आप काट दीजिए, या ये जो वाटर सकर्स निकले हुए होते हैं इस प्रकार के सफ़ेद रंग के सीधे, बिल्कुल सीधे जो सकर्स होते हैं, ये यहाँ से इसको आप काट के हटा दीजिए, क्योंकि इन पे कभी भी फ्रूटिंग नहीं होती है और ये पौधों को काफ़ी कंजस्टेड कर देते हैं। ये क्रिया भी अभी की जा सकती है। जैसे ही आप इसकी प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग करने के बाद में इस पर ब्लाइटॉक्स का स्प्रे कर दें, या इसका जो तना है नीचे से लेकर के ऊपर तक, यहाँ तक 3 फीट ऊंचाई तक उसको बोर्डेक्स पेस्ट के द्वारा आप पेस्टिंग कर दीजिए। किसान भाइयों, नींबू के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति हेतु आवश्यक पोषक तत्वों को समय पर देना चाहिए। तो वे कौन कौन से पोषक तत्व हैं, आइए जानते हैं। तो एक 5 वर्ष का जो पौधा है उसमें लगभग 30 से 40 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई खाद, साथ में ही लगभग 2.5 किलोग्राम NPK जो मिक्सर के रूप में प्राप्त होता है, वो आप इस एरिया में आप बिखेर दीजिए। और बिखेरने के बाद में इसके साथ साथ में नीम खली 1
किलोग्राम नीम खली प्रति पौधे के हिसाब से इस पेरीफेरी में, जो मुख्य तने से 1.5 फीट से दूर से लेकर के 3.5 फीट की दूरी में आप अच्छी तरह से बिखेर के उसको इस प्रकार से मिला दीजिए कि जड़ों के आसपास में ही रहे और उसके बाद में इरिगेट कीजिए। इरिगेशन में ये ध्यान रखिए कि जनवरी माह में जो दिए जाने वाला इरिगेशन है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए। 15 जनवरी तक इसमें हल्की सिंचाई करने के बाद में इसका पानी बंद कर दीजिए ताकि इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उसके बाद में इसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है जब तक कि इसमें फ्रूट सेटिंग नहीं हो जाती है। बहुत सारे किसान भाई पुष्पन की क्रिया को देख करके इसमें हेवी इरिगेशन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधा पुनः ग्रोथ करने लग जाता है और फूल जो है सारे झड़ जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे जैसे तापक्रम में वृद्धि होने लगती है वैसे ही सफेद मक्खी कीट का प्रकोप होने लगता है, जो कि नींबू के पौधों को भारी क्षति पहुंचाती है। तो समय रहते इसका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। आधा ml इमिडाक्लोरोपिड 1 लीटर पानी में मिला करके आप पूरे बगीचे में छिड़काव कीजिए और 1 हेक्टेयर बगीचे के लिए लगभग 750 से 800 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ में अगर पत्तियों के ऊपर चिड़िया की आंख के समान छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें कैंकर बीमारी लगी हुई है और इससे बचने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 1 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके आप 15 दिन के अंतर पे 3 बार छिड़काव करें ताकि जब फल बन करके तैयार हो तो उसमें किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं आए। इसी के साथ साथ में किसान भाइयों, इसमें एक गोंद निकलने की समस्या होती है। जैसे इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये पौधा जहां से डैमेज हुआ है वहां से ये गोंद निकलना शुरू हो जाता है, जो नीचे तने तक ये गोंद निकलता है। इससे पौधा धीरे धीरे कमजोर होकर के डाईबैक इसमें लग जाता है। इससे बचने के लिए इस गोंद को आप एक बार हटा दीजिए और हटाने के बाद में यहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या चूना और नीला थोथा का मिक्सर, जिसको बोर्डेक्स पेस्ट बोलते हैं, 1:1:10 का पेस्ट बना करके आप इसके ऊपर पेस्टिंग कर दीजिए, जिससे इसको आसानी से रोका जा सकता है। पेस्टिंग करने के बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके भी आप छिड़काव करें ताकि इसको बहुत ही शीघ्रता से इसको नियंत्रित किया जा सके। नींबू के बाग में जो रोग मुख्य रूप से देखा जाता है वो है डाईबैक। जैसा कि इस रोग के नाम से ही विदित है कि पौधों की टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूख जाती हैं। यदि पौधों की टहनियां ही सूख जाएंगी तो किसान भाइयों, इससे अच्छे उत्पादन की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। तो आपको इसका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। इससे बचने के लिए जो सूखी टहनियां हैं उनको आप ऊपर से काट दीजिए, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कीजिए। और ध्यान रखिए, बहुत सारे किसान भाई फरवरी माह में नींबू के बगीचे में बहुत हेवी इरिगेशन दे देते हैं, उससे आप बचिए ताकि इसमें फूल और फल ड्रॉप नहीं हो। अगर उसके बाद भी फूल और फल में झड़ाव हो रहा है तो प्लेनोफिक्स की 4 ml मात्रा 15 लीटर पानी में मिला करके आप बगीचे में छिड़काव कीजिए, जिससे फूल फल झड़न रुक जाएगा और आपका बगीचा अधिकतम पैदावार देने में समर्थ होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बिगड़ती भूमि और मानव स्वास्थ्य के हित में अब जैविक कृषि की ओर किसानों को आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसके फलस्वरूप आज के समय में बहुत से किसान जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और उसमें काफी सफल भी हो रहे हैं। उन्हीं किसानों में से एक हैं प्रगतिशील किसान दीवान सिंह, जो कि जैविक विधि से गुड़ और शक्कर तैयार कर लाखों की आय कमा रहे हैं। और आज मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि जैविक खेती उनके लिए कैसे लाभकारी साबित हुई। मैं एक जैविक खेती कर रहा हूँ, 0 बजट प्राकृतिक खेती, और इसमें हमारे पास में लगभग 400 किसान हमसे जुड़े हुए हैं जिनसे हम खेती करवा रहे हैं जैविक। और हमारे पास में 1000 बीघे ज़मीन जो गन्ना उगा रहे हैं उसमें जैविक जी। ये किसान
स्वयं तो जैविक गन्ने की खेती कर ही रहे हैं, साथ ही लगभग 400 किसानों से भी जैविक खेती करवा रहे हैं और उनके गन्ने को मिल की तुलना में अधिक कीमत देकर खरीदते हैं और जैविक गुड़ और जैविक शक्कर बनाकर अच्छी आय कमा रहे हैं। अगर हम जो अपना बनाते हैं ना, ये गुड़ जो बना रहे हैं, इसमें जो हम आत्मनिर्भर है, अपना कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। कोई नहीं, पैसा हमारा नगद है जेब में। अगर भाव बाजार में कम भी होता है तो कोई नहीं, नगद पैसा हमारी जेब में है। तो इसलिए जो अपना गुड़ बना के खुद अपना बेचते हैं उसको। जैसे हमारा 500 लीटर रस आया, उसको पकाने के बाद में हमारे पास जो 50-60 किलो माल जो है तैयार हो जाता है। उससे शक्कर भी लगभग इतनी हो जाती है, शक्कर में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। अब शक्कर तो हमारे पास में जो है उसको हम सुखाते हैं, 2 दिन सुखाने के बाद में हमारी जो बाहर कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट है वो ले जाती हैं उनको। गुड़ भी हमारा जो ऑर्डर के हिसाब से जो कहीं से आता है ऑर्डर, उस हिसाब से हम तैयार करते हैं, उसको वो ले जाते हैं गुड़ मात्रा में। लोकल में हमारा गुड़ भी काफ़ी मात्रा में बिक जाता है। शक्कर तो हमारी जा रही है 45 रुपये किलो और पैक करके सुखा के जी। और गुड़ भी लगभग यही भाव जा रहा है हमारा बाहर, 45-50 के रेंज में, 40 के हिसाब रेट कर रखा है लोकल के लिए। यदि 1 एकड़ में इनके आय और व्यय पर एक नजर डालें तो वह इस प्रकार है। गन्ने का कुल उत्पादन 240 कुंतल प्रति एकड़, गुड़ का उत्पादन 23 कुंतल प्रति एकड़, गुड़ का बाजार भाव 4,500 रुपए प्रति कुंतल, कुल आय 1,03,500 रुपए प्रति एकड़, फसल की बुआई से लेकर गुड़ बनाने का खर्च 33,000 रुपए प्रति एकड़ शुद्ध आय 70,500 रुपए। हाँ, ये किसान भाइयों, जो हमारे जो चीनी मिल में जो गन्ना जाता है उससे हमें इसमें जो अधिक लाभ मिला है। अपना लगा रखा हमने, वहाँ तो हमारा जो है 280 रुपये के भाव में जाता है गन्ना, और पैसा मिले या ना भी मिले, और पूरा रात दिन वहीं रहना पड़ता है मिल में। और इससे जो है, एक तो हम किसानों को रेट ज़्यादा देते हैं यहाँ पे, अपने मिल से रेट ज़्यादा है हमारे पास में। जो ऑर्गेनिक किसान हैं उनके हमारे मिल से कम 30-35 रुपये हम उनको एक्स्ट्रा देते हैं फालतू बोनस के रूप में, जो जैविक कर रहे हैं खेती। अगर हम 10 कुंटल गन्ने की बात करते हैं तो 10 कुंटल गन्ना हमारा जो है चीनी मिल में 2,800 रुपये का बैठता है, और हम लेते हैं उसको यहाँ 3,200 रुपये में। और उसमें जो माल तैयार होता है, हमारा जो माल है 4,000 रुपये, 4,500 रुपये के लगभग निकल जाता है। और उसमें जो है हमारा 1 कुंटल पे 500 रुपये खर्च आ जाता है एक्स्ट्रा 1 कुंटल माल पे। कुल मिला के हमारे पास में जो है ये 600-700 रुपये हमको खर्चा सब निकाल के, सब लोअर पेवर का सब निकाल के हमको बच जाता है 1 कुंटल पे। अब उसके लिए हम जो है सबसे पहले ज़मीन देखते हैं कैसी है, उसमें उर्वरक तो नहीं ज़्यादा, रासायनिक का प्रयोग तो नहीं है ज़्यादा, तो उसके लिए हम जो उसकी सबसे पहले देसी खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कंपोस्ट खाद। उसके बाद हम जो बीज, जैसे गन्ना बोएंगे उसके बीज को शोध करते हैं बीजामृत से। उसके लिए है हमारे पास में अदरक है 1 किलो, लहसुन है 1 किलो, हरी मिर्च, तंबाकू है, नीम के पत्ते हैं, आखे के पत्ते हैं, और जी ये जिसकी धतूरे के पत्ते हैं। इन सबको मिक्स करके गौमूत्र में उबाल लेते हैं। 4 बार हम उसको उबालते हैं। 4 बार उबाली करने के बाद जब ठंडा हो जाता है उसके बाद में हम उसका स्प्रे करते हैं गन्ने में। ये हमारे जो समस्त कीट हैं, रस चूसने वाले हैं, टॉप बोरर हैं, उनका सबके लिए काम करता है ये। नहीं तो इसके जो जीवाणु का हम लगातार इस प्रयोग करते हैं, उससे तो कीट काट आते ही नहीं है हमारे पर। अगर बाई चांस आ भी जाते हैं तो उसके लिए हम ये डालते हैं। बीजामृत से शोध करने के बाद में फिर उसको हम गन्ने को बुआई होती है। बुआई के बाद उसके बाद पहली उसके जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, वैसे लिए हमने हमारे पास में है जीवामृत। हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं हर पानी पे जीवामृत और उसका ही छिड़काव। जीवामृत में हमारे पास में गौमूत्र है 10 किलो, और जी गुड़ 1 किलो, 1 किलो बेसन और 10 किलो देसी गाय का गोबर, और बाकी इसमें 2 लीटर पानी में इसको मिला लेते हैं, और 48 घंटे के बाद में तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ी वो डालते हैं जीवाणु मिट्टी, जो केमिकल रही तो पेड़ के नीचे की,
तो उसका हमारे 48 घंटे में तैयार हो जाता है। और एक ड्रम हमारा ये 5 बीघे में काम करता है ज़मीन पे। और स्प्रे में हम डाल लेंगे तो हम इस पे फसल के अनुसार डालते हैं। छोटी फसल है तो 1 लीटर पर बीघा, उससे बड़ी है 2 लीटर पर बीघा, उससे बड़ी होगी 3 लीटर पर बीघा, उससे बड़ी में 4 लीटर, लास्ट में हम 10 लीटर तक का भी प्रयोग कर सकते हैं 1 बीघा में। उसके बाद में जो है हम इसको जो हर पानी पे ऐसे ही देते हैं इसको। अब गन्ना हमारा जब तैयार हो गया उसको फिर हमने जो है अपना एक क्लेसर लगा रखा है गन्ने को पिटाई के लिए, उससे हम जैविक गुड़ तैयार करते हैं। अब उसके लिए 10 माह से 12 माह तक के गन्ने को छिलाई करते हैं शुरू में। उसको छिलने का तरीका तो सब वही है, पहले वाले ही जिस तरह से छिलते हैं। साफ़ सफाई करनी, जड़ जुड़ बिल्कुल साफ, मिट्टी ना कोई लगी है। उसके बाद हम क्लेसर में लाते हैं उसको, कोल्लू में पीटते हैं उसको। सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं वहाँ पे। कम से कम हमारे पास में ऐसे हमारे कोल्लू में 20 जगह रस की छनाई होती है। उसकी छनाई होने के बाद में साफ सुथरा हुआ कि उसके बाद में उसको जब हम जैविक गुड़ बिना मसाले का, कोई उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं। लेबोरेटरी टेस्ट करने पर भी कोई इसके अंदर कोई हानिकारक कोई तत्व नहीं होते। हमारे पास 4 कढ़ाई की भट्टी है जी। उस भट्टी में हमारे पास अब तो शुरू में तो स्टार्टिंग में जो रस जाता है उसके जो सफाई के लिए ही काम आती है। उसके बाद जो कम सफाई और रहती जाती है उसके आगे दूसरी भट्टी में सफाई होती है। लास्ट वाली भट्टी में पूरा जो हमारा माल तैयार हो जाता है। इसमें लगभग ऐसा जाता है 500 लीटर के करीब एक भट्टी में ही। तो फिर उसको ऐसे ही वो कम धीमे आवाज पे पकता है पहले, फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। उसी तरीके से आखिरी में जो है सबसे हाई टेम्परेचर पे हमारा रस तैयार हो जाता है पक के। अब उसके गुड़ के लिए अपने पे ऐसे ही वो फिर अपने चाक पे लेते हैं उसको। जब हमारा रस जो पक के पूरा टाइट हो जाता है उसके अंदर हम कोई केमिकल तो डालते नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं डालते। सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। वो जो उबाल आता है ऐसे ही लगभग 50 ग्राम का सरसों तेल डालने के बाद जैसे हमने चाक पे लिया, उसके बाद में हम उसमें अंदर खाने का सोडा लगभग 20 ग्राम डालते हैं 50-60 किलो गुड़ में। उसके बाद में फिर उसको जो गुड़ तैयार हो जाता है हमारा, वो जब जैसे हमारी चाशनी तैयार हो जाती है हम ऐसे उसको जो किसी ही तरीका का आकार दे सकते हैं। उसको बर्फीनुमा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं उसका। हम तो जो बर्फीनुमा गुड़ ज़्यादा बनाते हैं इसको। और मैं उसके बाद में कुछ एक भट्टी पर हम शक्कर बनाते हैं। शक्कर में भी ऐसे ही जैसे वो शक्कर तैयार हुई चाशनी, उसको जो उस पर जाली पर डाल के उसके जो पाउडर है हमारे पास में हाथों ही, उससे उसकी रगड़ाई करके शक्कर तैयार हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलावली, जिला मुरैना के कृषक जगमोहन सिकरवार ने। यह फसलों पर रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन सिकरवार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कीटनाशक दवाओं के बारे में सुरक्षा एवं सुरक्षित उपयोग के विभिन्न उपाय डिब्बों पर छपे होते हैं। इसीलिए कभी भी कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करने से पहले डिब्बों पर लिखे हुए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए और इसके बाद ही रसायनों का छिड़काव करना चाहिए। एक हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी दवा का किसी भी फसल में छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय कुछ सावधानियां जो हमें बरतनी है। एक तो सबसे बड़ी सावधानी होती है किसान भाई, जैसे हवा जिधर चल रही है उसी हवा की दिशा में हमें चलना चाहिए। जैसे मान लो हवा पश्चिम की तरफ बह रही है तो हमें भी पश्चिम की तरफ भी दवाई छिड़कते हुए जाना चाहिए। उससे क्या होगा, दवा जो होगी हमारे ऊपर शरीर पर नहीं आएगी। एक तो दूसरी किसान भाई एक ध्यान रखें कि जो नोजल और जो पौधा है, फसल है, उसके बीच में जो अंतर है ऊंचाई का वो आधे फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नोजल के उसके बीच में, ये ध्यान रखें। तीसरा किसान भाई एक ध्यान रखें कि जब भी आप दवा छिड़क रहे हैं तो ये ध्यान रखें या टाड़े उसको कि हवा नहीं चले तेज, हवा बिल्कुल शांत रहे। और चौथा, शाम को छिड़काव करें या सुबह करें। शाम का छिड़काव अच्छा रहेगा किसान भाइयों, शाम का करें। किसान भाइयों, फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि इन दवाओं का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर न पड़े। इसीलिए क्या करें, आइए जानते हैं। इसके साथ ही पौधों को तो फसल को तो बचा रहे हैं हम किसान भाई, लेकिन हम हमारी फसल के साथ साथ हमारी शरीर को भी बचाएं। इसके लिए दवा छिड़कते समय हाथों में ग्लव्स पहन लें, ग्लव्स के साथ साथ मुंह पे एक मास्क लगा लें। अगर दवा छिड़कने वाली टंकी कहीं लीकेज कर रही है तो उस लीकेज को सही करें और शरीर पे कोई भी बूंद दवा की या जो घोल है उस दवा का वो शरीर पर नहीं गिरे, सांस में नहीं जाए। दवा छिड़कने के बाद किसान भाइयों पशुओं को उस खेत में नहीं जाने दें। साथ में वहाँ से कोई सब्जी के लिए कोई चीज़ तोड़ करके काम नहीं लें।
ये कुछ बातें जिनको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो किसान भाइयों कई बार क्या आदत होती है कि हम दवा भी छिड़क रहे हैं और दवा में हाथ हो रहे हैं, तो हम गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं या कुछ और चीज़ खा रहे हैं तोड़ करके वहाँ से खा लिया, तो ये नहीं खाएं। उसके साथ दवा उसके साथ शरीर में जा रही है तो वो नुकसान करिए, क्योंकि किसान भाइयों वो दवा जो जा रही है इसके साथ, वो दवा हमें इतनी मात्रा में तो नहीं जा रही है कि वो हमें मार दे या बेहोश कर दे, लेकिन इतनी ज़रूर जा रही है कि वो शरीर में जाके धीरे धीरे जमा हो जाएगी वो उस दवा की मात्रा थोड़ी थोड़ी जा करके, और वो जो जहर जमा हो रहा है शरीर में वो दूसरी जो बीमारियां जैसे लगवा है, कैंसर है, ये जो चीज़ें हार्ट फेल वाले हैं इनको बढ़ाते हैं। तो हमें फसल के साथ साथ हमें खुद को भी बचाना है और ये जो छोटी छोटी सावधानी है सावधानी को रखें, ध्यान रखें। कीटनाशक रसायनों के डिब्बों को कभी भी खाद्य पदार्थों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ रसायन इनमें बचे रहते हैं। कीटनाशक रसायनों के डिब्बे को अच्छी प्रकार तोड़कर नष्ट करना चाहिए ताकि उसका कोई उपयोग ना कर सके। कुछ रसायनों के डिब्बों को जलाते समय घातक धुआं निकलता है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। इससे बचने के लिए केवल उन्हीं डिब्बों को जलाना चाहिए जो वातावरण को प्रदूषित ना करे। और साथ एक ये और देखिए, कई आए दिन अखबार में आता रहता है, किसान भाई आपने पढ़ा होगा कि जैसे किसी भी किसान भाई ने कोई दवा की पैकिंग या कोई डिब्बा ऐसे खेत में फेंक दिया डोले पे, तो उसमें बच्चे खेलते खेलते या तो पानी डाल करके पी जाते हैं या ऐसा करते, वो जहर वो किसान बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है, वो जहर है। तो इसलिए क्या करें, जो भी कोई पैकिंग दवा की खाली हुई है, कोई डिब्बा खाली हुआ है, उसको तोड़ मरोड़ करके जला दे या गहरे गड्ढे में उसको दबा दें, खुले में नहीं फेंके। साथ ही साथ कोई तेल चीनी भरने के लिए डिब्बों का काम भी नहीं ले किसान भाइयों, ये भी ध्यान रखें। किसी भी फसल पर कीटनाशक रसायनों के प्रयोग के बाद उसका खाने के लिए तुरंत प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कीटनाशक दवा के लिए एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि होती है, जिसके उपरांत ही पौधे के किसी भाग का प्रयोग खाने के लिए किया जा सकता है। ऐसा न करने पर अखंडित रसायन खाद्य पदार्थ के साथ मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही, साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गन्ना की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोग और उनके नियंत्रण पर जानकारी। अच्छे विकास के लिए बकरी के नवजात मेमनों की देखभाल पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।